अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई योर टीचर सर शकील अहमद। माय टुडे टॉपिक इज माय लास्ट लेक्चर कंटिन्यूएशन, मोशन ऑफ ग्रेविटी। आज हमारा जो मोशन है वो सेकंड पार्ट है मोशन ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, इसके अंदर हम ये स्टडी कर रहे हैं कि अब तक हमने जो मोशन पढ़े थे, अगर मोशन जो है वो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, मोशन कोई भी मोशन परफॉर्म हो रहा हो, उस मोशन के अंदर जो है इन्फ्लुएंस हो ग्रेविटी का। कौन सी ग्रेविटी? अर्थ के ग्रेविटी। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ये बतलाया था और हमने ये सीखा भी था कि जो अर्थ है उसके पास एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको नाम दिया गया है ग्रेविटी, जिसको जो है सिंबलाइज किया जाता है, जिसको सिंबल के तौर पे जो है वो जी, छोटे जी से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपसे ये कहा था कि जितनी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ज़मीन जो है, जो अर्थ हमारी, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और स्पीड होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड के अंदर जो है, एक सेकंड में जो है 10 मीटर की स्पीड की एक्सेलरेशन के साथ वो किसी भी बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है और उसको अपनी जानिब सेंटर ऑफ जो अर्थ है उसकी तरफ उसको वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले हम उसको जो थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो फिनोमिना है इसको किसने जो है डिस्कवर किया था। मैंने आपको ये बताया था कि इसको जो डिस्कवर किया था वो न्यूटन ने किया था। आइजैक, सर साइंटिस्ट का नाम था सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, और उससे पहले क्या लोगों के कॉन्सेप्ट थे, तो थोड़ा सा हम उसकी हिस्ट्री की तरफ जाएंगे क्योंकि हम इससे थोड़ा सा फेमिलियर हो गए और उसकी बताना भी दिस इज़ वेरी नेसेसरी क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीस फिलोसफर अरिस्टोटल 384 BC अबाउट ग्रेविटी। यानी कि जब हम जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से पहले जाते हैं, BC बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से पहले जाते हैं और उस ज़माने में जाते हैं जब साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा काम पर थी, ग्रीस पे थी। यूनान, ग्रीस बोलते हैं यूनान को। ठीक है, उर्दू में बोलते हैं यूनान और इंग्लिश में नाम है ग्रीस। ग्रीस जो है यूरोप का एक पार्ट है, यूरोप का एक कंट्री है। तो उस ज़माने में जब जो टेक्नोलॉजी थी, जो सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा जो एडवांस थे उस ज़माने के अंदर, ईसा अलैहिस्सलाम से पैदाइश से पहले की बात कर रहा हूँ, तो ग्रीक लोग थे। सुकरात और बुकरात जो हमने पढ़ा है, आपको मैंने पढ़ाई है हिस्ट्री एटम के वाले से, वो उन्हीं ज़माने में पैदा हुए। और उन ज़माने के अंदर जो साइंटिस्ट तो था, साइंस तो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी, ये बाद में जो है वो चेंज हुई है। तो उस ज़माने में साइंटिस्ट को क्या बोला करते थे? फिलोसफर। ठीक है, उस ज़माने के हिसाब से इसका नाम यही था। इसको आप साइंटिस्ट कह सकते हैं। आज इसको जो नाम है वो साइंटिस्ट है। तो उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था? वो लोग जो है ग्रेविटी के मुतालिक उनका कॉन्सेप्ट ये किया था, क्योंकि कोई भी जो चीज़ है वो एकदम नहीं आई है, बल्कि क्या आई है? सिक्वेंस में आई है। देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज़ एकदम नहीं आई है बल्कि सिक्वेंस में आई है। तो इसको क्या लगा? टाइम लगा है, उसको ट्रेवल करने में टाइम लगा है, सिक्वेंस में आई है। तो उसको हम पढ़ते हैं कि उस ज़माने में उन लोगों का क्या कॉन्सेप्ट था ग्रेविटी के मुतालिक। आज हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ज़मीन क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन उस ज़माने में मैं आपको लेके जा रहा हूँ 384 के अंदर। उस ज़माने के अंदर जो है जो साइंटिस्ट थे, जो था वो बहुत मशहूर साइंटिस्ट था अरिस्टोटल। उसका ग्रेविटी के मुतालिक क्या ख्याल था, क्या विजन था, क्या उसकी थाट थी? उसकी जो थाट थी इसमें लिखा हुआ है कि हेवियर ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर देन लाइटर।
उसकी ये थॉट थी कि जो हैवियर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हैवी जो चीज़ होती है, उसको अगर ड्रॉप किया जाए ज़मीन के ऊपर किसी ऊंचाई से, तो वो जल्दी पहुंचेंगे बनिस्बत लाइटर स्पेस के मुकाबले में वो जल्दी पहुंचेंगे। आज आपका और हमारा जब हमने फिजिक्स में पढ़ी थी, तो आज हमारा भी हाल वही था 384 वाला। ये भी कहते हैं कि नॉलेज इज द पावर। देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। इस लेक्चर से पहले और इसको पढ़ाने से पहले हमारा आप समेत हम सबका ये ख्याल था कि जो भी भारी चीज़ होती है, और हम अपने एक्सपीरियंस जो कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व जो कर रहे होते हैं, वो यही कर रहे होते हैं कि अगर हम दो किसी चीज़ों को, अगर मैं राइट है, अगर मैं दो चीज़ों को अगर वो फॉल डाउन करता हूँ, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ ज़मीन को टच करेगी, ग्राउंड को, तो भारी होगी। सीधी सी बात है। तो उनका भी ख्याल यही था। किनका? कभी यही ख्याल था कि हेवियर ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर देन लाइटर, कि लाइटर के मुकाबले में फास्टर पहले जमीन को टच करेगा। ठीक है। स्पीड एट विच सम ऑब्जेक्ट फॉल एक्चुअली डिपेंड ऑन इट्स वेट। चीज जो भी ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से आएगा, उसकी अपनी खुद की स्पीड किसकी वजह होगी? ड्यू टू वेट। उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, हम इसको नए उसमें पढ़ेंगे, जो उसकी एक्शन होगी वो बिकॉज ऑफ इस वेट होगी। उसके वेट की वजह से उसकी एक्सेलरेशन होगी। आज हम लोगों का भी मानना यही था बिफोर दिस लेक्चर। ठीक है, बात समझ आई। और आज हम एक्सपीरियंस करते जब भी हमें यही नजर आता है। लेकिन साइंस ने इसको, जो आज की जो साइंस है, जो एडवांस जो साइंस है, बल्कि आज की नहीं, आज से 1901 के अंदर सर आइजैक न्यूटन ने इसको चेंज कर दिया था। ठीक है, कि ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बोलता है, इफ एन ऑब्जेक्ट 10 टाइम हेवियर देन अदर वुड हैव टू फॉल 10 टाइम फास्टर। उसने मजीद ये कहा कि कोई भी, अब कितना फास्ट जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जमीन को टच करेगा, तो उसने कहा कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से 10 टाइम क्या है, बड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट 10 टाइम बड़ा है। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे सामने बोतल है, ठीक है, सपोज इसका अगर 1 किलो मास है, तो उसका कितना है? 10 किलो है। तो ये 10 टाइम ज्यादा फास्ट पहुंचेगी जमीन पे। अगर मैं इन दोनों को ड्रॉप करूंगा किसी हायर स्पीड से, तो ये पहले पहुंचेगी, और ऐसे ही होगा, अभी भी ऐसे ही होगा। ठीक है। तो उसका कहना भी यही था कि कोई भी चीज, उसकी जो स्पीड होगी वो उसके मास पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा वो ग्राउंड को टच करेगी। ये किसकी थॉट थी? आज से हजारों साल पहले की बात है ये। आज से हजारों साल पहले की बात है। ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर ये हुआ कि ये जमाना तो गुजर गया, और इस जमाने के अंदर बहुत सारे फिलोसफर आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी, अपनी अपनी थॉट दी, अपनी अपनी थ्योरीज दी। ठीक है। इसके बाद जो था, जो हमारी जो बुक पे जो बुक को रेफर किया हुआ, उसमें फिर इसका नाम दिया हुआ है। उसमें एक जो था कॉन्सेप्ट इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैली 1600। फिर एक साइंसदान आया जिसका ताल्लुक कहाँ से था? इटली भी एक यूरोप की कंट्री है, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इटालियन लोगों का। जब आप जो है डिस्कवरीज देखेंगे ना, इन्वेंशन देखेंगे, एक लिस्ट देखेंगे उसके अंदर, तो बहुत बड़ी तादाद जो है इटालियन लोगों की, जिन्होंने चीज़ों को इन्वेंट किया है। ठीक है। तो 1600 के अंदर कितनी? 1600। आज क्या चल रहा है? 2022। तो आज से कितनी अर्थ हो गई, कितनी सदी हो गई? तकरीबन जो है अबाउट 450 साल पहले की बात है। 450 साल पहले की बात है। और साइंस स्पीड का वो ये 90s के अंदर। देखिए, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हुआ जा रहा हूँ। ठीक, समझ में आई बात? तो 60s में इसने क्या बोला? इसमें ही ऑब्जर्व and perform a series of experiment regarding the motion of object under gravity falling downward and not changes in velocity. गैलीलियो ने, जिसका ताल्लुक, he belonged to Italy, he was an Italian, तो इसने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे तजर्बात किए, बल्कि एक दो नहीं किए, इस पर लिखा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट।
सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट मोर देन वन, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसने इस पे ऑब्जर्व किया, देखा नहीं, ऑब्जर्व किया और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यानी एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व किया, उनकी चेंजेस को ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑल ऑब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ masses means heavier or lighter fall at the same rate if there is no air resistance। हाँ, अब उसने एक नई बात बोली जिसने साइंस की हिस्ट्री को सडनली चेंज कर दिया। उसने कहा कि यह कतई गलत है कि तमाम जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, कि जो अरिस्टोटल ने कहा था कि जो हेवियर होंगे वो ज़्यादा पहले ज़मीन को टच करेंगे, जो लाइटर होंगे वो देर में आएंगे। उसने कहा कि मासिस से, उसने कहा इन रिस्पेक्ट ऑफ मासिस, कोई भी चीज कितनी भारी हो कितनी छोटी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे मैंने लिखा है मतलब मींस हेवी और लाइटर, कोई चीज कितनी भारी हो या हल्की हो, देयर इज नो मैटर, कोई इशू नहीं है, भारी या पतली होने का कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसने कहा फॉल एट द सेम रेट इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस, उसने बोला भारी हो या हल्की हो, दोनों को अगर किसी हाइट से ड्रॉप किया जाए, छोड़ा जाए, फेंका जाए या थ्रो किया जाए तो दोनों एक ही एक्सीलरेशन के साथ जमीन को टच करेंगे। यह एक नई बात थी जिसने सब लोगों को हिला कर रख दिया। लेकिन इसने आगे क्या बोला, उसने कहा कि अगर इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस, अगर जब कोई चीज ऊपर से आ रही हो, दरमियान के अंदर, उसके बिटवीन के अंदर देयर इज नो रेजिस्टेंस, कोई उनको तंग करने वाला ना हो, पकड़ने वाला नहीं हो और उनको काबू करने वाला नहीं हो। अब जमीन से लेकर आज तक में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नजर नहीं आती। सबसे बड़ी मिसाल उसने दी एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मकसद क्या होता है, रेजिस्ट करना, मज़ाहमत करना, उर्दू बोलते हैं मज़ाहमत करना, रोकना, आड़े आ जाना, किसी को उस काम को करने से मना करना, ठीक है, रेजिस्ट करना, इसका मकसद है किसी के सामने खड़े हो जाना। तो अगर ये जो एयर है, एयर को अगर निकाल दिया जाए, एयर रेजिस्टेंस को अगर निकाल दिया जाए, एयर रेजिस्टेंस को अगर बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए, अगर वहां पर सिर्फ वैक्यूम हो, खला हो, एयर नहीं हो, तो इस सूरत के अंदर क्या होगा कि दोनों जो चीजें हैं, लाइटर और हेवियर, दोनों क्या होंगी, एक साथ जमीन को टच करेंगी। अच्छा, ये बात कहने के बाद उसने सिर्फ थ्योरी पेश नहीं की, उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया और तमाम दुनिया के सामने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने प्रूफ किया। उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में लिखा है, एक नई रेडिंग दी है, एक्सपेरिमेंट ऑफ गैलीलियो, ठीक है। अच्छा, फिर उसने क्या किया भाई, इन द ईयर फ्रॉम 1589 टू 1592 ही परफॉर्म अ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव the masses or size of object has no effect on the gravity. He dropped two spheres of same volume but different amounts masses from linear tower of Pisa. एक मशहूर टावर है, एक मशहूर एक हाइट है, एक मशहूर स्ट्रक्चर है इटली में जिसका नाम है लीनियर टावर पिसा, ठीक है। जैसे एफल टावर है, कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर। इसी तरीके से सीएन टावर है कनाडा के अंदर। इसी तरीके से उस जमाने में 1600 के अंदर एक जो बहुत हाइट पर था, बहुत बड़ा ऊंचा जो टावर था, उसका नाम था लीनियर, ठीक है, लीनियर पिसा टावर, ठीक है। ये पिज़ा, ये पिज़ा नहीं है, ये पिसा, ठीक है, पिसा टावर। और तो उस पे से उसने क्या किया कि उसने जो है वहां से जो है दो चीज़ों को जो है, दो ऑब्जेक्ट लिए जिनका वॉल्यूम क्या था, सेम था, लेकिन मासेस अलग अलग थे, यानी वजन में छोटे बड़े थे, एक हेवियर था एक लाइटर था, ठीक है। उसने वहां से वो फेंका, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सपेरिमेंट में काम हुआ है, ये टाइम था, ठीक है। इस टाइम के दौरान ये डेट तो एक होगी, लेकिन इसकी ये जो डेट दी है, ये इसकी ये उसकी जो स्ट्रगल हुई है ना, मकसद जो वो करता रहा है, ये डेट इस पे दी है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने जो है दो मासेस, जो दो ऑब्जेक्ट थे डिफरेंट मासेस थे, उसने वहां से ड्रॉप किए। ड्रॉप करने के बाद इन
एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंट, एयर नहीं थी, अब इस पर जिक्र नहीं है, एयर नहीं थी, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या किया होगा, ये डिटेल में हम नहीं जा रहे, ना हमारी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एयर को उसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, आउट कर दिया, एब्सेंस कर दिया, एयर नहीं थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, अच्छा, ही फाउंड दैट बोथ ऑब्जेक्ट टचेज द ग्राउंड विद द सेम एक्सेलरेशन, दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन के साथ उन दोनों ने ग्राउंड को टच कर लिया, यानी पहुंच गए, यानी दोनों एक साथ पहुंचे, ठीक है, आगे पीछे नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, अब आगे बता रहा है, वाइल डिसप्रूव एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी विच स्टेट दैट ऑब्जेक्ट फॉल एट द स्पीड प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, इसके इस एक्सपेरिमेंट ने एरिस्टोटल का जो थ्योरी थी, ठीक है, पुरानी जो थ्योरी थी उसको डिसप्रूफ कर दिया। उसका कहना यह था कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा स्पीड से आएगा। प्रोपोर्शनल का मकसद होता है जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा, आप देख ले क्लास में इस्तेमाल किया प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा मास होगा उसी स्पीड से आएगा, जितना कम होगा उतनी स्पीड से आएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोट ऑल द फॉल आर द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैव सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। वही बात तो मैंने आपको बोली है कि गैलीलियो जो पहला जो था साइंटिस्ट था जिसने इस बात को जो है प्रूफ किया कि मासिस के ज़्यादा और कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आप जो रेजिस्टेंस है उसको आप निकाल दें तो आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है वो सेम एक्सेलरेशन के साथ ग्राउंड पर आ जाएगा। ये साइंस के अंदर बहुत बड़ा रिमार्केबल जो है थ्योरी थी, ठीक है। इसके बाद जो है फिर वो चेंजेस आना शुरू हुई। इसके बाद फिर क्या हुआ, 100 साल बाद जो है, ये नहीं 1700, पूरे 100 साल बाद फिर कितने सीक्वेंस चलोगे, 100 साल के अंदर फिर असल में जो हमारे को किसने थी, फिर वो थ्योरी किसने थी हमारे को, ये डिटेल के अंदर आइजैक न्यूटन ने हमारे को जो है, सर आइजैक न्यूटन ने हमारे को फिर हमारे को ये जो है ग्रेविटी की हमारे को थ्योरी दी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक टॉपिक मैंने और बनाया, अब ये टॉपिक तो सारा कवर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास वी हैव 3 काइंड ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमने जो पढ़ी है ये क्या है, ये क्या है, लीनियर मोशन की है, यूनिफॉर्म की मोशन की, यानी कि कोई भी मोशन क्या हो रहा है, आपका रोड पर हो रहा है या अर्थ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कोई भी मोशन का के लिए अर्थ पे हो रहा है, अर्थ से बोला जमीन पे होगा, मोशन अर्थ पे होगा, ठीक है। अब ये मोशन लाजिम बात ये है कि अब हम पढ़े ग्रेविटी, और हमारा टॉपिक भी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, या इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कि अगर ग्रेविटी आ जाती है, अगर हम किसी चीज को ड्रॉप करेंगे जब भी तो मोशन होगा ना, नहीं होगा मोशन, किसी चीज को ड्रॉप करेंगे या फेंकने की एक हद तक जाएगी चीज, फिर दोबारा ड्रॉप हो जाएगी, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। आगे आपकी जब एक्सरसाइज आएंगी उसमें यही फार्मूला लगेगा। सिर्फ क्या होगा कि उसके अंदर जो है थोड़ी सी रद्द बदल हो जाएगी, मॉडिफिकेशन हो जाएगी फार्मूले के अंदर, बहुत ईजी है, वही आज मैंने इसको टॉपिक बनाया, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम वो नाम लिख देंगे और उसी तरीके से इसको ड्राइव कर लेंगे, सही है। फिर लिखा मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अगर ऊपर से हम कोई चीज ड्रॉप करें, असल लफ्ज में ऊपर से अगर चीज ड्रॉप करें तो उसकी जो हम वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन को किस तरीके से हम फाइंड आउट, मोशन तो हो रहा है ना, लेकिन क्या हो रहा है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी उसमें शामिल हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन आर स्लाइटली मॉडिफाइड। सिर्फ इस मोशन के अंदर जो हमारे पास 3 इक्वेशन है उसको हम क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, उसमें थोड़ी सी रद्द बदल कर देंगे। हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जहां भी एस किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को, तो उसकी जगह एज कर देंगे, क्यों, हाइट आ जाएगी, क्योंकि वो जो मोशन हो रहा है वो हाइट के हिसाब से होगा, मोशन तो वही है, तो जहां भी एस आएगा उसकी जगह क्या लिख देंगे, एज लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो गया, स्पीड हो गई, तो एक्सेलरेशन के हम क्या लिख देंगे, ग्रेविटी लिख देंगे, एक्सेलरेशन के क्या लिख देंगे, ग्रेविटी क्या 9.8, जमीन की जो ग्रेविटी है वही लिख देंगे, ठीक है। मैंने सारे पहले यहाँ फार्मूले लिखे तीनों, 1 2 3, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ चेंजेस करके दिखाया कि वी एफ का वी एफ आ गया, वी आई आ गया,
और यहाँ एक ही जगह में क्या लिख दिया, जी टी लिख दिया। क्लियर। इसी तरीके से इस फार्मूले को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ एस नहीं लिखा है, ये छोड़ दिया, आप इसकी जगह एच भी लिख सकती है जब आएगी तो। और ये आगे यहाँ पर है ए, एक ही जगह मैंने जी लिख दिया। इसी तरीके से जो थर्ड इक्वेशन है इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, 2as है ना, तो 2 लिखकर जी एक की जगह लिख दिया जी और एच, और ये पूरा फार्मूला ऐसे आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें जब भी हमसे वो पूछेगा कि भाई वो सवाल इस तरह से आएंगे न्यूमेरिकल कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फेंका, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो वहां पर जो है ग्रेविटी की जगह क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और डिस्टेंस की जगह क्या लग जाएगा, हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो ये आज टॉपिक कंप्लीट हो गया। कुछ इसकी चीज़ें और है, फिर मैं वो कल देख के इंशाल्लाह आपको जो है वो करवा दूंगा, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन इनबॉक्स मी। अस्सलाम वालेकुम।